हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज हम बात करने वाले हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 96 एंड सेक्शन 100 के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे इन सेक्शन से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट को, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा strangers cannot be permitted to file an appeal under section 96 of CPC unless he satisfies the court that he falls within the category of aggrieved person। यानी कि किसी केस में किसी अजनबी व्यक्ति को सीपीसी के सेक्शन 96 के तहत अपील फाइल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाई नहीं कर देता कि ऐसा पर्सन एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि ऐसे स्ट्रेंजर पर्सन को जजमेंट से रियल में कुछ नुकसान हो रहा है। इस जजमेंट पर बात करने से पहले हम सेक्शन 96 एंड सेक्शन 100 के प्रोविजंस को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री रिलेटेड प्रोविजन करता है। इसका मतलब कि किसी केस में ट्रायल कोर्ट जो डिक्री पास करता है उसकी जो अपील की जाएगी वो सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी के तहत की जाती है। और सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी सेकंड अपील यानी कि अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री रिलेटेड प्रोविजंस करता है। यानी जब सेक्शन 96 के तहत की गई अपील में जो डिक्री पास की जाती है, अगर उससे भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो सेक्शन 100 के तहत दूसरी अपील फाइल कर सकती है। देखिए, जनरली अगर हम अपील वर्ड को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अपील एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा हारी हुई पार्टी अपने अगेंस्ट पास हुए एक डिसीजन को बदलने के लिए ऊपर के कोर्ट में अप्रोच करता है। सेक्शन 96 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो इस सेक्शन में ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि एक अपील कौन फाइल कर सकता है या कौन फाइल नहीं कर सकता। इस सेक्शन में बस इतना बताया गया है कि किन मैटर्स की अपील हो सकेगी और किन की नहीं। इसी तरह से अगर हम सेक्शन 100 के प्रोविजंस को देखें तो यहाँ भी बस इतना ही बताया गया है कि सेकंड अपील किन अपीलेट डिक्रीज की हो सकेगी एंड कब होगी। तो जब किसी डिक्री की फर्स्ट अपील या सेकंड अपील की जाती है तो ये सवाल फंसता है कि अपील कौन फाइल कर सकता है। क्या कोई अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो उस केस की पार्टी नहीं है, क्या वो अपील फाइल कर सकता है? अब इसी तरह का एक क्वेश्चन रेज हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने श्री वी.एन. कृष्णमूर्ति एंड अनदर वर्सेस श्री रवि कुमार एंड अदर्स के केस में, जिसमें एपेलेंट ट्रायल कोर्ट में सूट की पार्टी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट एंड डिक्री की हाई कोर्ट में अपील फाइल करने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें अपील दायर करने की परमिशन देने से मना कर दिया। जिसके बाद एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और खुद को ट्रायल कोर्ट के जजमेंट एंड डिक्री से एग्रीव्ड बताया। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या अपीलेंट्स ट्रायल कोर्ट के पास किए हुए जजमेंट एंड डिक्री पर सवाल उठा सकते हैं और क्या हाई कोर्ट ने एपेलेंट की लीव टू अपील रिजेक्ट करके सही किया है। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 96 एंड 100 ओरिजिनल डिक्री से अपील और अपील में दी गई डिक्री की अपील प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों ही प्रोविजंस में पर्सन्स की कैटेगरीज को नहीं बताया गया है कि कौन अपील फाइल कर सकता है। फिर भी ये एक सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन है कि एक स्ट्रेंजर किसी प्रोसीडिंग में अपील फाइल करने के लिए तब तक परमिटेड नहीं होगा जब तक कि वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई ना कर दे कि वो एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दो वर्डिक्ट के रेफरेंस से कहा, जिसमें भी यही डिसाइड किया गया था कि ऐसा पर्सन जो सूट की पार्टी नहीं है वो ऐसे सूट में पास जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री के अगेंस्ट अपील केवल कोर्ट की परमिशन से ही फाइल कर सकता है और कोर्ट ऐसे ऑर्डर या डिक्री की अपील फाइल करने की इजाज़त तभी देगा जब ऐसा थर्ड पर्सन यानी कि जो अजनबी है वो कोर्ट को ऐसे ऑर्डर या डिक्री से बाउंड लगे या फिर वो ऐसे ऑर्डर या डिक्री से परेशानी में पड़ा हुआ लगे या फिर ये ऑर्डर या डिक्री उस पर्सन पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हों। अब एक सवाल ये आता है कि एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में किसे रखा जाए या कहें कि एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा। तो इसे क्लियर करते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इन दो केसेस का रेफरेंस दिया, जिसमें बलदेव सिंह के मामले में कहा गया कि पर्सन एग्रीव्ड जो अपील फाइल कर रहा है वो होना चाहिए जिसके राइट जजमेंट एंड डिक्री के कारण प्रभावित हुए हों। इसके अलावा
ए सुभाष बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2011 के मामले में एग्रीव्ड पर्सन एक्सप्रेशन को एक इलास्टिक की तरह बताया, जिसको एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन में बांधा नहीं जा सकता है। ये हर केस के कंटेंट एंड इंटेंट ऑफ स्टेटस पर डिपेंड करता है कि जो कंप्लेनेंट है वो कैसे सफ़र कर रहा है। इसके अलावा अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शांति कुमार आर कांजी वर्सेस होम इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क एंड स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामलों का भी हवाला देते हुए ये बताया कि पर्सन एग्रीव्ड एक्सप्रेशन में ऐसे पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता जो केवल साइकोलॉजिकल या फिर इमेजिनरी इंजरी से ही जूझ रहा हो। मतलब सिर्फ उसके दिमाग की ही ये उपज ना हो कि फलां के फेवर में डिक्री पास हो गई है तो मुझे नुकसान हो गया है। यहाँ पर्सन एग्रीव्ड सिर्फ वो ही माना जाएगा जिसके कोई राइट या इंटरेस्ट सच में जजमेंट एंड डिक्री से अफेक्ट हो रहे हों। अब जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ए सुभाष बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एपी के केस में ये कहा कि एग्रीव्ड पर्सन की कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं हो सकती, वहीं श्रीमती के पोन्नन लागू अम्बानी के केस में एक टेस्ट लेट डाउन किया गया था जिससे ये पता लगाया जा सके कि ऐसा पर्सन जो उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है जिसमें डिक्री या जजमेंट पास किया गया था, तो कब ऐसे स्ट्रेंजर को अपील फाइल करने की लीव ग्रांट की जा सकती है। इस टेस्ट में कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डिनरली ऐसे पर्सन को अपील फाइल करने की परमिशन दी जानी चाहिए जो प्रोसीडिंग की पार्टीज तो नहीं रहे हैं, बट वो ऐसी प्रोसीडिंग्स की डिक्री या जजमेंट से बाउंड है और जिन्हें आगे कभी ऐसे जजमेंट या डिक्री की करेक्टनेस पर सवाल उठाने से रोका जाएगा। तो इस टेस्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट केस पर भी अप्लाई किया और पाया कि यहाँ अपीलेंट ना तो एग्रीव्ड पर्सन है और ना ही किसी भी तरीके से ट्रायल कोर्ट के जजमेंट एंड डिक्री से बाउंड है, क्योंकि सूट में जो रिलीफ क्लेम किया गया था वो केवल सेल एग्रीमेंट के कैंसिलेशन का था, जबकि एप्लेंट ने जिस सेल डीड्स के बेसिस पर क्लेम किया था वो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर एग्जीक्यूट की गई थी और उनका सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट यानी कि एग्रीमेंट टू सेल से कुछ भी लेना देना नहीं था। और ट्रायल कोर्ट का जजमेंट किसी भी तरीके से जजमेंट इन रैम नहीं था। जजमेंट इन रैम से मतलब होता है ऐसे जजमेंट से जो सभी पर लागू होता है, मतलब उन पर्सन्स को भी बाउंड करता है जो सूट की पार्टी नहीं है, यानी ऐसा जजमेंट वर्डली इफेक्ट रखता है। बल्कि ये वाला जो जजमेंट था, यानी जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट जिसे अपीलेंट चैलेंज कर रहा था, वो एक ऐसा जजमेंट था जो सूट की पार्टीज यानी कि प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट को ही बाउंड करता है, ना कि अपीलेंट को। चलिए अब केस की इन सारी डिटेल्स के बाद ये भी समझ लेते हैं कि जनरली अपील कौन फाइल कर सकता है। तो केस की कोई भी ऐसी पार्टी या पक्षकार जिस पर उस डिक्री का एडवर्स इफेक्ट पड़ा हो, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। यहाँ प्रतिकूल प्रभाव से मतलब है कि ऐसी पार्टी को उस डिक्री से कोई हानि हुई हो। अब ये तो हो गई जनरल बात। अब अगर ऐसी डिक्री या जजमेंट से अफेक्टेड किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उस पार्टी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो फाइल कर सकता है अपील ऐसे जजमेंट एंड डिक्री के अगेंस्ट। इसके अलावा केस की पार्टीज के इंटरेस्ट का कोई ट्रांसफरी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसफरी का नाम रिकॉर्ड्स पर लिखा हुआ हो। वो ट्रांसफरी अपने इंटरेस्ट के संबंध में उस डिक्री से बाउंड होना चाहिए। इसके अलावा एक ऑक्शन परचेजर जो कि फ्रॉड के ग्राउंड पर अपील फाइल कर सकता है। इसके बाद ये तो हम सभी समझ गए हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो सूट की पार्टी नहीं है अपील फाइल जनरली नहीं कर सकता जब तक कि वो कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाई ना कर दे कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट एंड डिक्री से उसके राइट्स एंड इंटरेस्ट रियल में एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इफ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल ग्रेविटी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।